देखिए मंत्री परिषद के बारे में हमने अनुच्छेद 74 में बात की, अनुच्छेद 75 में बात की। अब इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी नियुक्ति, यानी जो मंत्री परिषद है इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। दूसरी बात, त्याग पत्र ये किसको सौंपते हैं। तीसरी बात, किसके पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। और चौथी बात, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। पांचवी बात, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व। ये महत्वपूर्ण बातें, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इनकी नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और एक बीच में छूट गई, शपथ। त्याग पत्र हमेशा मंत्री अपना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। इस्तीफा होता है वो हमेशा मंत्री किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। लिखित रूप से अपना इस्तीफा है वो हमेशा देते हैं। त्याग पत्र किस रूप में देंगे, लिखित रूप में। मौखिक रूप से त्याग पत्र मान्य नहीं होता, लिखित रूप से दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। प्रसाद पर्यंत, यानी मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। अब आप मुझे एक प्रश्न पूछोगे कि प्रधानमंत्री की सलाह से जब प्रधानमंत्री के कहने पर ये मंत्री बनता है तो क्या प्रधानमंत्री इसको हटा नहीं सकता है। जब प्रधानमंत्री के कहने पर ही कोई मंत्री बनता है और प्रधानमंत्री क्या इसको हटा नहीं सकता है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति उसे क्या करता है, हटाता है। प्रधानमंत्री के कहने पर ही उसे नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर उसे बर्खास्त कर सकता है। तो मंत्री का जो पद होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के नाम पर। वैसे सामान्यतः कार्यकाल इसका किस पर डिपेंड करता है, लोकसभा। आगे बात करेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। तो इस किसके प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति का विश्वास है तब तक ये पद पर बने रहेंगे, और राष्ट्रपति ने इनको हटा दिया तब ये पद से हट जाएंगे। शपथ इनको हमेशा राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और शपथ किस प्रकार की दिलाई जाती है, ध्यान रखना। शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाता है, और वो शपथ कौन सी दिलाता है, पद व गोपनीयता, दो प्रकार की शपथ दिलाता है। पद व गोपनीयता की शपथ। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन वो केवल पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को केवल पद की शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति को केवल पद की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन मंत्रियों को पद और गोपनीयता, दो प्रकार की शपथ कैसे दिलाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, आया नहीं भाई। उनको जब केवल पद की शपथ दिलाई जाती है तो इनको पद और गोपनीयता, ये गोपनीयता कहां से आ गया, इसका मतलब क्या होता है समझिए। एक तो पद यानी वो एक मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, और गोपनीयता का मतलब होता है कि जो सरकार के जो भी फैसले होंगे, जो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होगी, मंत्री परिषद की जो भी बैठकें होगी, उन बैठकों में जो भी सरकार क्या करने वाली, आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा उस बात को वो जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं। मंत्री क्या होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं।
क्योंकि भारत में क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो चाहे लोकसभा के सदस्य हो, सारे निर्वाचित होकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता ने जिसको चुनकर भेजा है, अगर उनमें से किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए गया तो एक तो उसको क्या शपथ दिलाई जाएगी, पद की, और एक क्या दिलाई जाएगी, गोपनीयता की। गोपनीयता का मतलब ये होगा कि सरकार जो भी मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती है उनके अंदर जो सरकार निर्णय लेती है कि आगे क्या करना हमें, उस बात को क्या है आगे शेयर नहीं करेंगे, गोपनीय रखेंगे। गोपनीयता के साथ सरकार के अलावा किसी को पता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंत्री परिषद ही पूरी सरकार होती है, पूरा शासन उसके हाथ में होता है। अगर वो ऐसी बात को पहले जनता को बता देंगे तो जनता पहले आंदोलन करने लग जाएगी, क्योंकि किसी भी काम में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है उसके पक्ष में भी व्यक्ति होते हैं और विपक्ष में भी होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोई भी ऐसा विधेयक है या कोई भी ऐसा कानून है जो लाया जा रहा है और उस कानून के खिलाफ जनता पक्ष में भी हो सकती है और विपक्ष में भी हो सकती है, अगर पहले बता दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, यानी सरकार की कोई भी बात है वो जनता को शेयर नहीं की जाएगी, उसे क्या रखी जाएगी, गुप्त रखा जाएगा। तो इसलिए होती है पद व गोपनीयता। जबकि राष्ट्रपति को शपथ किसकी दिलाई जाती है, पद की, क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और संविधान का रक्षक होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर गोपनीयता की शपथ दिला दी जाएगी तो फिर राष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति का काम है संविधान की रक्षा करना। राष्ट्रपति का काम क्या होता है, संविधान की रक्षा करना। और राष्ट्रपति को लगे कि सरकार यहाँ पर संविधान का हनन कर रही है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह मांग सकता है कि जो सरकार वर्तमान में जो फैसला ले रही है, कोई भी फैसला ऐसा जो संविधान को कम कर सकता है, संविधान की शक्तियों को कम करता है, या जनता के जो मौलिक अधिकार है उनको सरकार खत्म कर रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को लगे कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ है तो सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह ले सकता है और सलाह लेकर के उसके ऊपर अपने सुझाव दे सकता है। राष्ट्रपति को केवल पद की शपथ दिलाई जाती है, चीफ जस्टिस को केवल पद की शपथ दिलाई जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो न्याय करने का काम करते हैं, तो केवल उनको पद की शपथ दिलाई जाती है। गोपनीयता की शपथ मंत्रियों को दिलाई जाती है, चाहे राज्यों के मंत्री हो चाहे केंद्र के मंत्री, इनको पद और गोपनीयता दो प्रकार की शपथ दिलाई जाती है और दिलाता कौन है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब देखिए मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से जो संसद का निम्न सदन होता है जिसे अपन लोकसभा कहते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगली बात कि व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर बाकी सारी चीजें राष्ट्रपति, यहाँ आ रहा है राष्ट्रपति राष्ट्रपति, लेकिन एक आंसर यहाँ चेंज हो गया कि सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा। क्यों होती लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा इनके खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको पद से हटा सकती है। मंत्रियों को अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा। जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री है और उस प्रधानमंत्री को हटाना है तो क्या काम किया जाएगा, क्या काम किया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और वो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा या फिर दोनों में, लोकसभा में। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, किसने कहा, या मैं कह रहा हूं कि केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हिस्सा हो गया। तो लोकसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। अगर किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, एक भी मंत्री के खिलाफ, तो पूरी जो मंत्री है पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त माना जाएगा। दूसरी बात, ये लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी है, क्योंकि जब तक लोकसभा का कार्यकाल है तब तक ये मंत्री बने रहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है कि कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो कोई भी मंत्री अधिकतम, अगर अपन बात करें एक समय में एक बार शपथ लेने के बाद अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, 5 वर्ष। अगर दूसरी बार वो फिर जीत कर आ जाए और दूसरी बार शपथ ले ले तो एक अलग बात है, लेकिन एक बार शपथ लेने के बाद वो अधिकतम कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष। दूसरी बात कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है।
ऐसी स्थिति में जैसे ही लोकसभा भंग होगी वैसे मंत्रिपरिषद पूरी बर्खास्त हो जाएगी। तो इसका कार्यकाल किस पर निर्भर करेगा? लोकसभा पर निर्भर करेगा। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। और अगर लोकसभा 5 वर्ष से पूर्व भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाए तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाएगी। याद कर आ गया समझ में? तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे। पहला क्वेश्चन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर पूछ लिया जाए कि किसकी सलाह पर करता है तो नाम क्या आएगा? प्रधानमंत्री। दूसरी बात कि मंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? जिसने नियुक्ति की उसी को त्याग पत्र सौंपते हैं। नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने। तो ये त्याग पत्र लिखित रूप से देंगे या मौखिक रूप से? तो नाम आएगा लिखित रूप से। लिखित रूप से अपना त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं अगर कोई पद छोड़ना चाहे। दूसरी बात प्रसाद पर्यंत, ये मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं करे तब तक पद पर बने रहते हैं। अगली बात, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। शपथ कितने प्रकार की दिलाई जाती है? पद व गोपनीय, 2 प्रकार की शपथ। अगर आपको पूछ ले कि मंत्रियों को किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है तो पद की दिलाई जाती है और एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऐसा कौन सा सदन है, संसद का ऐसा कौन सा सदन है जिसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी? और ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के प्रति मत करके आ जाना, राज्यसभा गलत है। मंत्रिपरिषद हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। अगली बात कि व्यक्तिगत रूप से अगर पूछ लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित किस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है तो जो देश का राष्ट्रपति होता है उसके प्रति ये व्यक्तिगत रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः इसका 5 वर्ष होता है, लेकिन निश्चित कोई कार्यकाल नहीं होता है। 5 वर्ष से पहले भी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? तो लोकसभा में लाया जाएगा। अगर लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो गई ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? ये महत्वपूर्ण बातें जल्दी लिखिए, उसके बाद अपन योग्यताओं की बात करते हैं। अगली बात है मंत्रियों की योग्यताएं कि मंत्री कौन बन सकता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है? वह संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो संसद का सदस्य है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है, अगर नहीं है तो भी बनाया जा सकता है। वो चीज कैसे? पहली बात तो क्या है? वह संसद का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी वो मंत्री बन सकता है।
अगर वो संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या है, त्याग पत्र देना पड़ेगा। पहली बात तो क्या, अगर वो संसद का सदस्य है तो ठीक है, मंत्री बना दिया जाएगा, नहीं है तो भी किसी ऐसा व्यक्ति हो जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या होती है, शर्त ये है कि उसे 6 माह में, संसद के 2 सदन होते हैं आपको पता है कि राज्यसभा लोकसभा, इनमें से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 महीने से ज्यादा समय तक किसी मंत्री को नहीं रखा जा सकता, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो। अगर सदस्य है या उसने सदस्यता ले ली है 6 महीने के अंदर अंदर तो वो अपने पद पर बना रहेगा। अब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति है वो संसद का सदस्य नहीं है और उसको भारत का मंत्री बनाया गया है तो वो कितने समय तक मंत्री रह सकता है? अब ऑप्शन क्या आएंगे, संसद की सदस्यता लेने तक, ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उक्त में से कोई नहीं है। 6 माह संसद की सदस्यता, इसका मतलब ये नहीं है कि 12 महीने से उस संसद की सदस्यता ले रहा, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 6 महीने का समय और 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर उसने 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता ले ली है, ऐसी स्थिति में वो अपने पद पर बना रहेगा। अगर नहीं लिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये मंत्रियों के बारे में बताया गया। अगली बात है मंत्रियों का आकार। आकार के बारे में अपने सुबह चर्चा की थी, फिर वापस बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट यानी मंत्री कितने होंगे। आकार का मतलब लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% अधिकतम, लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% अधिकतम। ये प्रावधान कब किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी संसद की सदस्य संख्या के 15%, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा की सदस्य संख्या का 15%, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%। लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं आकर के इस प्रकार आ जाए कि भारत में अधिकतम कितने परसेंट मंत्री बनाए या कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15%, 10%, 20%, 25%, तो क्या आंसर होगा 15%। अगर लोकसभा और 15% दोनों आ रहा तो इसका मतलब लोकसभा के 15% होने चाहिए, लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%, न कि राज्यसभा की सदस्य संख्या का 15%, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली बात है मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती, कितने प्रकार के मंत्री भारत के अंदर बनते हैं। तो संवैधानिक रूप से संघ की मंत्री परिषद हो या राज्य की मंत्री परिषद हो, उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। ठीक है, तो मंत्री परिषद की श्रेणियों की बात करें, पहली क्या हो गई, कैबिनेट मंत्री। दूसरी श्रेणी क्या हो गई, राज्य मंत्री। और तीसरी श्रेणी क्या हो गई, उप मंत्री। और राज्य मंत्रियों को कितने भागों में बांट रखा है, 2, एक स्वतंत्र प्रभार और एक होता है केवल राज्य।
एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और एक केवल राज्य मंत्री, दो भागों में दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ये दो भागों में बांटा। अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा कि मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 श्रेणियां, 3 श्रेणियां, 4 श्रेणियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 श्रेणियां। 4 मत करके आ जाना आप। यहाँ सोच लो कि ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। राज्य मंत्री ही एक केवल दर्जा होता है, लेकिन उसे क्या होता है, व्यवहारिक रूप से एक स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है, अब देखिए कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि कैबिनेट मिनिस्टर को अपन कहते हैं मंत्रिमंडल, हिंदी में क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। ये सरकार के वास्तविक मुखिया होते हैं। अपने विभागों के वास्तविक मुखिया कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। जैसे खेल विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, ये सारी चीज अलग अलग विभाग होते हैं ना, अपन पढ़ते हैं खेल मंत्री, रक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ये सारी चीजें होती नहीं होती। उसी प्रकार ये अपने विभाग के मुखिया होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, यानी सारे जो फैसले लेने हैं वो इनके द्वारा लिए जाते हैं। अपने विभाग से संबंधित फैसला लेकर के प्रधानमंत्री को कहा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, इनका अध्यक्ष होता है। राज्य मंत्री होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों की सलाह हेतु बनाए जाते हैं। जो कैबिनेट मंत्रियों को सलाह देने का काम करते हैं, सहायता हेतु बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को सहायता करने का काम करते हैं, ये राज्य मंत्री होते हैं। उप मंत्री होते हैं, वो सबसे छोटे मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं, राज्य मंत्रियों को सहायता देने का काम करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि भारतीय राजनीति के अंदर व्यवहारिक रूप से 4 प्रकार के मंत्री बना दिए जाते हैं और राज्य मंत्री को 2 भागों में बांट दिया, एक तो सलाह वाले और एक स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है कि उसको किसी विभाग का मुखिया बना दिया जाता है। मंत्री कौन सा होता है, राज्य मंत्री होता है, कैबिनेट नहीं होता है। मंत्री कौन सा होता है, राज्य मंत्री होता है, लेकिन उसको विभाग का मुखिया बना दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वो स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। जैसे राजस्थान के शिक्षा मंत्री आपको पता है गोविंद सिंह डोटासरा, वो क्या है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो क्या है, राज्य मंत्री। लेकिन वो शिक्षा विभाग का क्या है, उससे ऊपर कोई मंत्री नहीं है क्या, नहीं। आपने नाम सुना होगा भंवर सिंह भाटिका, उस शिक्षा मंत्री, एक स्कूली शिक्षा के मंत्री, एक कॉलेज शिक्षा के मंत्री। आपके मंत्री कौन से हो गए शिक्षा के, भंवर सिंह भाटिया या डोटासरा? आपके गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि आप कहाँ आ चुके हो, कॉलेज। कॉलेज शिक्षा के मंत्री कौन हो गए, उस शिक्षण संस्थानों के मंत्री हुए भंवर सिंह भाटिया। और जो स्कूली शिक्षा तक के मंत्री हैं उसका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा, वो क्या है, राज्य मंत्री, लेकिन उस विभाग की क्या वो मुखिया है, उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं है। जैसे हरीश चौधरी है, वो क्या है, राजस्व विभाग के मंत्री, क्या है, राजस्व विभाग, लेकिन वो राजस्व विभाग के कौन से मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। क्या है, कैबिनेट मंत्री। मंत्री का दर्जा कौन सा उसका, कैबिनेट का, अपने विभाग का मुखिया वही है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने विभाग का मुखिया, लेकिन उसको मंत्री का दर्जा कौन सा, उससे नीचे वाला मंत्री होता है, जिसे कहते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री का दर्जा, लेकिन स्वतंत्र प्रभार है। क्या है, स्वतंत्र प्रभार। उसके बाद में होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री। ये 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। आ गया समझ में यहां तक? अब मंत्री परिषद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपको? नहीं है। तो मंत्री परिषद, अब एक चीज और मैं बताना भूल जाऊंगा फिर जल्दबाजी में, कैबिनेट मंत्री है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं था। कैबिनेट शब्द का, इस शब्द का उल्लेख कब किया जाता है, इस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(3) के तहत किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 352(3) के तहत होता है। और इस कैबिनेट शब्द को कब जोड़ा जाता है, तो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की। उस सरकार के समय इस कैबिनेट शब्द को सम्मिलित किया गया। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि कैबिनेट शब्द केवल और केवल भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में मौजूद है, और वो है अनुच्छेद 352, बाकी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और इसको कब जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के दौरान आपातकाल लागू करवाया था राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को कहकर, और वो आपातकाल किस आधार पर लगा था, आंतरिक असंतोष के आधार पर। अब जो 44वां संविधान संशोधन होता है,
उसमें क्या किया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में होता है कि राष्ट्रपति क्या है, मंत्री परिषद को सलाह को मानने के लिए बाध्य। इंदिरा गांधी ने ये कर दिया कि मंत्री परिषद जो भी राष्ट्रपति को सलाह देगी उसको मानना पड़ेगा, बाध्य कर दिया। फिर 44वां संविधान यानी मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, आपातकाल हटने के बाद चुनाव होते हैं 1977 में, जनता दल की गठबंधन में सरकार बनती है और गठबंधन के प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, मोरारजी देसाई। वो लेकर आते हैं 44वां संविधान संशोधन। उन्होंने क्या किया कि जो 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री, जो राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए, उस सलाह को क्या कर दिया, थोड़ा परिवर्तन कर दिया कि राष्ट्रपति एक बार उस सलाह को वापस भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार आ जाए तो मानेगा। ये दूसरी बात कि देश के अंदर आंतरिक असंतोष या आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या लगा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर दिया गया। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल तब लगाएगा जब कैबिनेट की लिखित रूप से सलाह आ जाए। तो अगर लिखित रूप से नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में नहीं लगाएगा। पहले मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाया करता था, लेकिन अब कैबिनेट के कहने पर लगाता है। तो कैबिनेट का मतलब होता है उच्च दर्जे के ये मंत्री होते हैं, इनके कहने पर। उससे पहले कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं था। अभी एक ही अनुच्छेद में, और वो है 352। तो ये थी हमारी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के बारे में नियुक्तियां, इनकी शपथ, इनकी सारी चीजें हमने पढ़ी। इनको पद से कैसे हटाया जाता है, इनकी क्या योग्यता होती है, इनका क्या कार्यकाल होता है, ये सारी चीजें कल हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।